जो वैद्युत आवेश है वो वस्तु का एक आंतरिक गुण है। किसी भी वस्तु पर यदि आवेश है, कोई भी वस्तु यदि आवेशित है तो वो दूसरी अनावेशित वस्तु या आवेशित वस्तु पर बल लगाएगी। वो दो प्रकार के बल होते हैं, या तो आकर्षित करेगी या तो प्रतिकर्षित करेगी। तो इसका मतलब यूनिवर्स में कोई भी एक ऐसा सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है, सिंगल वस्तु नहीं है जिसके अंदर आवेश ना हो। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे अभी, बहुत ब्रीफ। अभी तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, सर इतना तो पूछा नहीं जाएगा, बेटा ये बेस है। सो जय हिंद प्यारे बच्चों, ट्रिगो एकेडमी के हिंदी मीडियम के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले 4 सालों से हमने हिंदी माध्यम में बच्चों को नहीं पढ़ाया है। कुछ कारण रहा है, हमने पूरी तरह से इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों की डिमांड्स थी कि सर हिंदी माध्यम का भी चैनल लाया जाए, हिंदी माध्यम में भी पढ़ाया जाए। यदि आप हिंदी माध्यम में पढ़ाएंगे तो हमको काफ़ी मदद मिलेगी। हमारे जो गांव क्षेत्र के बच्चे हैं वहाँ पर हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पर हिंदी माध्यम में जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, उनको एक अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता है, अच्छा नॉलेज नहीं मिल पाता है सब्जेक्ट का। इसकी वजह से ये फाउंडेशन लेवल का चैनल है जिस पर हम बोर्ड तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, साथ में जेईई मेन और नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, मतलब पिछले विगत वर्षों के क्वेश्चंस भी हम कराएंगे। समझ रहे हैं? तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा। यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है हिंदी मीडियम से, नहीं है इंग्लिश मीडियम से और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अपने हिंदी मीडियम वाले दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि एक बहुत ऑथेंटिक कंटेंट मिलने का उनको मौका ना छूटे। चलिए, आज का जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। बच्चा, हम पढ़ने चल रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए बच्चा, पिछले 4 सालों से मैंने इंग्लिश मीडियम पढ़ाया है, बट हिंदी मीडियम में पढ़ा रखा है ऐसा नहीं है, ठीक है? अगर कुछ वर्ड्स इंग्लिश के आ जाएं तो समझने का प्रयास करना, ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको ज़रूर मदद करूँगा, आपकी पूरी मदद करूँगा। तो स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर मतलब रुका हुआ, वैद्युतिकी मतलब विद्युत, या हम कह दे आवेश। जब हम किसी रुके हुए आवेश के बारे में चर्चा करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फिजिक्स की वह शाखा क्या कहलाती है? स्थिर वैद्युतिकी। अगर हम एनसीईआरटी पैटर्न पर चलें, एनसीईआरटी पैटर्न पर जेईई मेन का एग्जाम होता है और नीट का भी एग्जाम होता है, बच्चा ध्यान रखना। और मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स के भी एग्जाम्स एनसीईआरटी पैटर्न पर होते हैं। जिनके नहीं होते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। अगर कोई भी टॉपिक छूटेगा तो मैं तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा वीडियो बना के पढ़ा दूंगा। बच्चा याद रखना इस चीज़ को। देखिए, एनसीईआरटी पैटर्न की बात करेंगे तो इसमें 2 चैप्टर्स आपके आ जाते हैं, पहले और दूसरे। पहला चैप्टर क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और दूसरा चैप्टर बच्चा है वैद्युत विभव एवं धारिता, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें हम आवेश के बारे में पढ़ेंगे। आवेश चलेगा नहीं, आवेश क्या होगा? स्थिर होगा। आवेश मतलब क्या होगा? रुका हुआ होगा। मैं तुम्हें थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। जब कोई आवेश रुका हुआ होता है, जब कोई आवेश रुका हुआ होता है तो क्या करता है? अपने आसपास एक क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसको हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको बच्चा वो सब कुछ मिलेगा। तो चलो देखो, अगले पेज पर चलते हैं। हमने आवेश के बारे में इतना बोला है तो आवेश के बारे में पढ़ना पड़ेगा। बच्चा देखो ध्यान से मुन्ना, वैद्युत आवेश को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है? अब वैद्युत आवेश क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ के समझाते हैं, फिर आपको हम आपकी व्यवहारिक भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। वैद्युत आवेश वह गुण है जिससे युक्त वस्तु अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करने लगती है। जो वैद्युत आवेश है वो वस्तु का एक आंतरिक गुण है। किसी भी वस्तु पर यदि आवेश है, कोई भी वस्तु यदि आवेशित है तो वो दूसरी अनावेशित वस्तु या आवेशित वस्तु पर बल लगाएगी। वो 2 प्रकार के बल होते हैं, या तो आकर्षित करेगी या तो प्रतिकर्षित करेगी, या तो अट्रैक्ट करेगी या तो रिपेल करेगी, मतलब धक्का दे देगी। अब आगे चर्चा करेंगे। तो इसका मतलब यूनिवर्स में कोई भी एक ऐसा सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है, सिंगल वस्तु नहीं है जिसके अंदर आवेश ना हो। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे अभी, बहुत ब्रीफ। अभी तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, सर इतना तो पूछा नहीं जाएगा, बेटा ये बेस है, ये न्यू है। अगर तुम आवेश के बारे में नहीं जानोगे तो एनसीईआरटी की पहली बुक या रेफरेंस में 2 बुकें होती हैं। पहली बुक पूरा आवेश पर ही टिकी हुई है, और आवेश अगर आपने सही से नहीं जाना,
अगर आवेश मुन्ना तुम सही से नहीं जानोगे तो क्या होगा, तुम्हारी नींव डगमगा जाएगी। आने वाले सेवरल लेक्चर्स में, आने वाले वीडियोस में, आने वाले सिलेबस में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं बच्चा, और भी पढ़ते हैं इसके बारे में। जो वैद्युत आवेश है, जो वैद्युत आवेश है वो क्या है? वैद्युत आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि है मतलब भैया इसमें कोई दिशा उषा नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? परिमाण होगा। अच्छा चलिए, अब मैंने क्या कहा कि बच्चा यूनिवर्स में कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जिस पर आवेश ना हो, जिस पर आवेश ना हो। तो कोई भी वस्तु किससे मिलकर बनी है? अणु परमाणु से मिलकर बनी है। भाई परमाणु जो होता है वो मिलकर, भाई सबसे छोटे फाइन पार्टिकल्स में जाओगे तो परमाणु का कॉम्पोजिशन ऑफ एटम्स देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे, भाई कोई भी वस्तु के पीछे जाओगे, ये क्या है? मैंने अभी आपसे कहा कि भाई साहब जो कोई वस्तु है, मैंने आपसे क्या कहा कि यूनिवर्स में कोई भी वस्तु है उस पर आवेश है। मैं आपको समझाता हूं कैसे है। देखो बच्चा, हमने कहा ये हमारे पास एक मार्कर है, ये मार्कर जिससे हम लिख रहे हैं, समझ गए? तो मार्कर के पीछे जाओगे तो कुछ भाई प्लास्टिक वगैरह का मटेरियल रहा होगा। इसके और बैकग्राउंड में जाओगे और पीछे जाओगे तो क्या रहा होगा? बहुत सारे अणु मिलके क्या बनते हैं? पदार्थ बनाते हैं। और पदार्थ के पीछे चले जाओगे तो क्या मिलेगा? सबसे लास्ट में परमाणु मिलेगा। ओहो, क्या मिलेगा? परमाणु। ये क्या था आपका? मार्कर। मार्कर के सबसे बैकग्राउंड में तुम जब चले गए तो क्या मिला? परमाणु। परमाणु मिला। अब परमाणु किन तीन पार्टिकल से मिलकर बनता है? किन तीन कणों से मिलकर बनता है? देखो, कोई जो परमाणु है, बच्चा ध्यान से देखना, ये किन तीन पार्टिकल से मिलकर बनता है? किन तीन कणों से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तीसरा क्या आएगा? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर क्या बनता है? परमाणु बनता है। परमाणु से मिलकर क्या बनता है? अणु बनता है। और बहुत सारे अणु मिलकर क्या बनाते हैं? पदार्थ। और पदार्थ से मिलकर क्या बनती है? हमारी वस्तु। जैसे अपना ये मार्कर। तो मार्कर के बैकग्राउंड में तुम चले जाओगे तो क्या मिलेगा? परमाणु। परमाणु किन तीन पार्टिकल से मिलकर बनता है? किन तीन कणों से मिलकर बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बच्चा तुम केमिस्ट्री में पढ़े हो, चलो दिखाते हैं तुम्हें हम। केमिस्ट्री में जो पढ़ो, देखो आज तुम्हारा पूरा एकदम बेसिक क्लियर कर देंगे मुन्ना। जो एकदम बेस है, मतलब न्यू तुम्हारी एकदम हम दुरुस्त कर देंगे। इसमें एक छोटू सा बनाएंगे हम न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चा नाभिक। ये क्या है? नाभिक है। रुको यार, सही से लिखते हैं, नाभिक। नाभिक में कौन होते हैं भैया? इलेक्ट्रॉन को E- से लिखते हैं, प्रोटॉन को E+ से लिखते हैं, और न्यूट्रॉन को N से लिख लेना, या E0 से भी लिख लेते हैं, कहीं कहीं परेशान मत होना। तो यहां पर क्या हो गया? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रहता है। और
किसी परमाणु के अंदर उसका नाभिक होता है, नाभिक के अंदर कौन होते हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। और भैया इलेक्ट्रॉन बाबू क्या करते हैं? वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। किसके? नाभिक के। जैसे तुम लगाते हो मुन्ना, समझते रहना। तो इसका मतलब क्या हो गया? यूनिवर्स में जो भी वस्तुएं हैं उनके अंदर क्या है? कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, उनके अंदर आवेश है। अब क्या होता है? अब जो आपका परमाणु होता है, ये जो परमाणु है, ये क्या होता है? क्या होता है? इस पर जितने ही धनात्मक आवेश होते हैं उतने ही ऋणात्मक आवेश होते हैं। अतः इस पर कुल आवेश क्या होता है? कुल आवेश शून्य होता है। क्या होता है? कुल आवेश क्या होता है? नेट चार्ज, इसको क्या कहते हैं? जीरो। बात समझ में आई? लेकिन यदि हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो जाएगी, धनात्मक आ जाएगा। तो भाई कोई वस्तु है जिस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम है। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे जो भैया चार्ज होता है ई प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो प्रोटॉन होता है वो धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणात्मक होता है। न्यूट्रॉन पर भैया कोई चार्ज नहीं होता है, इस पर आवेश जीरो होता है। चलो देखो, मैंने क्या कहा कि भैया अदिश राशि है। अब कितने प्रकार की होती है पढ़ लेते हैं, भी और आगे चर्चा करेंगे। वैद्युत आवेश के प्रकार इंग्लिश में बोलें तो भैया टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक एवं ऋणात्मक। धनात्मक पहला, जिसको हम ऐसे लिख लेते हैं पॉजिटिव। दूसरा होता है नेगेटिव या ऋणात्मक। जिसको हम कह देते हैं नेगेटिव। ये आपने केमिस्ट्री में तो पढ़ा था परमाणु ना। देखो भैया परमाणु के बारे में पढ़े थे ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के गुण में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन भैया नेगेटिव होता है, मतलब ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, मतलब धनात्मक होता है। देखिए मैंने बताया था, किसी वस्तु पर यदि आवेश आ जाए तो वो क्या करती है? अन्य वस्तुओं पर बल आरोपित करने लगती है। और वो एक सदिश राशि है, वह एक अदिश राशि है। देखो हिंदी इंग्लिश का कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चा, हम भी आ जाएंगे बैलेंस में। अब उसके बाद क्या हो गया? मैंने बताया कि कोई भी वस्तु है उस पर आवेश होता है। कैसे होता है? मैंने तुम्हें मार्कर का एग्जाम्पल देके बताया कि भैया परमाणु लास्ट में मिलेगा। और परमाणु किन तीन लोगों से मिलकर बनता है? किन तीन प्राणियों से मिलकर बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, अनावेशित जिसे कह सकते हो। और अगर हम परमाणु की बात करें तो परमाणु में नाभिक होता है। नाभिक के अंदर दो भाई साहब होते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और इसके बाहर वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते रहते हैं। तो परमाणु क्या हो गया? इस पर कुल आवेश शून्य होता है, मतलब परमाणु हमेशा अनावेशित होता है तब तक जब तक कि स्पर्श से हम क्या करें? किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर ना कर लें। कई बार तुमने एक्सपीरियंस किया होगा, और तुम्हें तो एक कहानी बताता हूं मैं। थेल्स नाम के एक फिलोसोफर थे जिनको हम दार्शनिक कहेंगे। थेल्स नाम के एक दार्शनिक थे, उन्होंने क्या करा था? बिल्ली की खाल ली थी और अंबर का टुकड़ा लिया था, पत्थर नुमा होता है वो। आपस में उसको रगड़ा। रगड़ने के बाद जब वो किसी दूसरे वस्तु के पास ले जा रहे थे तो वो वस्तु को आकर्षित कर रहा था। तो उन्होंने बताया कि भैया दो वस्तुओं के आपस में रगड़ने की वजह से उनके अंदर किसी तीसरी वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ये लगभग 600 BC की बात है, 600 ईसा पूर्व की बात है। फिर हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन भाई साहब आए, उन्होंने कहा तुमने थेल्स भाई साहब तुम तो सही थे, हम तुम्हें बताते हैं क्या होता है इनके साथ।
जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वस्तु आवेशित हो जाती है। यदि एक वस्तु धनात्मक आवेशित होती है, दूसरी क्या होती है, ऋणात्मक आवेशित होती है। कोई वस्तु धनात्मक कैसे है, ऋणात्मक कैसे, ये कैसे पहचानेंगे भैया? धनात्मक वस्तु के अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ऋणात्मक वस्तु के अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा, ज़्यादा ऋणात्मक होगा। जिसके अंदर ज़्यादा कमी होगी इलेक्ट्रॉन की, उसमें क्या होगा, धनात्मक आवेश होगा। समझ गए? समझ गए तो लाइक कर देना। समझ गए? आगे बढ़ते हैं बच्चा। इतना उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो हमारा। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने कहा आवेश के प्रकार, भैया देखो, एक धनात्मक होता है, दूसरा ऋणात्मक होता है, जिसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी कहते हैं। अब देखो इसी पे चर्चा कर लेते हैं। देखो आगे बढ़ोगे तो पेज खाली हो गया। अबे पर इधर देखो, पीछे चलो, देखो अब हम इसके मात्रक एवं विमा के बारे में चर्चा करेंगे। विद्युत आवेश का मात्रक एवं विमा। विद्युत आवेश, हेडिंग लगा लो बच्चा, आवेश का मात्रक एवं विमा। ये बहुत है ज़रूरी है। वैद्युत आवेश का जो मात्रक और विमा होती है वो क्या होती है? तुमने यार कक्षा 10 में पढ़ा है। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, मतलब धारा बराबर आवेश बटा समय। अगर मैं लिखूं धारा बराबर, तो क्या लिखूंगा, धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, I बराबर Q/T। आवेश को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब आवेश को प्रदर्शित किससे किया जाता है, यहीं पर लिख लेना नोट। आवेश को कैपिटल Q या स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। बात समझे? चलो अगले पेज पर चलते हैं। तो I बराबर Q/T, तो Q इज इक्वल टू बच्चा क्या हो जाएगा, IT। और ध्यान से समझना, मात्रक निकाल लो। इसका SI मात्रक तो तुम्हें मैं पहले बता देता हूं। SI मात्रक जो होता है इसका क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। ये चीज ध्यान रखना, मात्रक को किस में मापते हो, कूलाम में। और इसका CGS मात्रक क्या होता है, अगर जिनको पता है कमेंट करके जरूर बताना। इस टाइम पे वीडियो रोक देना और कमेंट करना, सर ये होता है। नहीं पता है तो देखो, और ये भी अगर पहले पता था तो बताना कि हाँ सर हमको पता था। स्टैट कूलॉम क्या होता है, स्टैट कूलॉम, ये समझ लेना। ये क्या होता है, CGS मात्रक। और अगर इसी का हम MKS में निकालें तो तुमने अभी जस्ट पढ़ा है Q इज इक्वल टू IT। I मतलब धारा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो इसको इंग्लिश में लिखोगे AS, एम्पियर सेकंड। इसका एक मात्रक और हो गया। चलो देखो अगले पेज पे, 1 कूलॉम इज इक्वल टू 1 एम्पियर सेकंड होता है। तो कहीं पर यदि दिया जाए 4 ऑप्शन कि भैया आवेश का जो मात्रक है वो क्या है, तो और कूलाम ना दिया जाए, ना स्टैट कूलाम दिया जाए, ऐसे एम्पियर सेकंड दे दिया जाए, तो एम्पियर सेकंड भी आवेश का मात्रक होता है। और 1 एम्पियर सेकंड 1 कूलाम के बराबर होता है। वो डैश है ना, ये माइनस का या नेगेटिव या ऋणात्मक का चिन्ह नहीं है, समझ लेना। अब आगे बढ़ो, अभी विमा निकालनी है, विमा तो बाकी रह गई है। तो भैया धारा की जो विमा होती है वो क्या होती है, कैपिटल A। और जो समय की विमा होती है
वो कैपिटल टी होती है। और तुमने बच्चा अभी पढ़ा है Q इज इक्वल टू आई टी, मतलब कैपिटल ए और कैपिटल टी। इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग है अभी आगे। ए टी क्या हो गया? आवेश की विमा हो गई। ध्यान रखना मुन्ना। चलो आगे बढ़े। अब हम कुछ आवेश के गुण के बारे में चर्चा करेंगे। आवेशों के गुण। छोटा ऊ की मात्रा नीचे बना दिए यार। आवेशों के गुण के बारे में चर्चा करेंगे। पहला गुण मैं तुम्हें बताता हूं कि समान प्रकृति के आवेश, मतलब धनात्मक और धनात्मक या ऋणात्मक और ऋणात्मक, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और असमान प्रवृत्ति के आवेश, असमान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। कैसे? अगर कहीं पर धनात्मक और धनात्मक है तो इनके बीच में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे। जैसे कि तुम और मैं, क्योंकि तुम भी नहीं पढ़ते हो। नहीं, मैं तो पढ़ता हूं, इसलिए तुम मेरे से दूर भागोगे। चलो, और अगर कहीं पर एक धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है, ओहो ये तो काम हो गया। लो, आकर्षण शुरू। समझ ही रहे होगे तुम मुन्ना? नहीं समझ रहे हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, फिर अगले टर्न पे हम तुम्हें बताएंगे। तो भैया देखो, समान प्रकृति होगी तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे भैया, दूर दूर हो जाएंगे। अगर प्रकृति असमान होगी, एक धनात्मक एक ऋणात्मक होगा, तो क्या होगा? आकर्षण बल लगेगा। और ये आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कितना होता है? कूलाम भाई साहब ने बताया है कूलाम के नियम में। आगे पढ़ेंगे हम कितना आकर्षण बल लगेगा या कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा। और देखते रहना वीडियो को। अगर ये तुम शॉर्ट्स में देख रहे हो तो पूरा चैनल सब्सक्राइब करके जाना, ताकि लॉन्ग वीडियोस में तुमको देखने को मिले बच्चा। और मैं दूसरा बताता हूं, चलो। वैद्युत आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो वैद्युत आवेश होता है वो संरक्षित होता है। वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर ट्रांसफर किया जा सकता है, मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु को दिया जा सकता है। इसको लिख लेना, समझ रहे हो? वैद्युत आवेश, मैं आराम से बोल दे रहा हूं, लिखूंगा नहीं, लिखूंगा टाइम लगेगा। वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इससे एक वस्तु से दूसरे वस्तु को प्रतिस्थापित किया जा सकता है, या एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है, मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु को दिया जा सकता है। अगर हम कहें हमारे पास एक वस्तु ए है, एक वस्तु बी है, और ए वाली भैया बहुत ज्यादा आवेशित है, पॉजिटिव, इसके अंदर कोई आवेश नहीं बी वाले, तो देखो बी वाली को, ओ भाई तुर्क जा, ओके ओके ओके, बी वाली को काम करो, इधर लाके टच करा दो। पूरा सिस्टम ही हिल गया था यार इसका। तो बी वाली को हमने टच कराया, और टच कराया तो क्या हुआ? इसके अंदर का ये चार्ज इसके अंदर भी चला गया। और चार्ज, ये आवेश तब तक जाएगा जब तक दोनों वस्तुओं पर आवेश बराबर ना हो जाए। जैसे ऊष्मा में पढ़े थे, एक वस्तु से ऊष्मा तब तक दूसरे वस्तु पर प्रवाहित होगी जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान बराबर ना हो जाए। बात समझ में आई? उसी तरह एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आवेश तब तक प्रवाहित होगा जब तक दोनों पर आवेश बराबर ना हो जाए। या और मैं फाइन लैंग्वेज में चलूं और विस्तृत में चलूं तो मैं कहूँगा जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। सेकंड चैप्टर में पढ़ाऊंगा, समझ गए? चलिए अगले पेज पर चलते हैं, चर्चा करते हैं क्या है आवेश का मात्रक कूलाम। ये मैंने डिस्कस कर दिया है बच्चा। आगे देखो, मूल आवेश
आवेश की क्वांटम प्रवृत्ति। ओहो, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूल आवेश, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल चार्ज या क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज, मतलब क्या होता है? चार्ज आपका क्वांटीकृत होता है, मतलब चार्ज को एक सर्टेन वैल्यू, एक सबसे छोटी वैल्यू से ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। अब मैं समझाता हूं कैसे। जो भैया सबसे छोटा आवेश है, दुनिया का सबसे छोटा आवेश, ऐसे लिखना तुम सब, या नोट करके लिखो सही से यार, हैं? नोट 100 रुपए वाला है। दुनिया का मतलब सबसे छोटा आवेश, सबसे छोटा आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन है भैया, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ही है भैया। क्या? सबसे छोटा आवेश। इसको हम क्या कहते हैं? अथवा, इसको अथवा क्या कहा जाता है? क्वांटम आवेश। क्या कहा जाता है? क्वांटम आवेश। अब तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा चुल मच रही होगी, क्या सर इससे छोटा आवेश नहीं हो सकता? होता है, बट वो स्टेबल नहीं होता है, मतलब स्थिर नहीं होता है, जिसको हम कहते हैं क्वार्क्स। क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स। अब देखो, तुम्हें पढ़ाने के लिए मैं समझा रहा हूं, लिख रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कोई बात न रह जाए, क्योंकि हिंदी माध्यम में ज़्यादा लोग पढ़ाते नहीं हैं ये सब चीज़ें, सब इंग्लिश माध्यम में, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। देखो, क्वार्क्स क्या होता है? प्लस माइनस क्वार्क्स E/3 एंड प्लस माइनस 2E/3, ये क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स होते हैं, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, तो हम जेई एडवांस तक के सिलेबस में ये चीज़ नहीं पढ़ते हैं। बट हाँ, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन मिलेगा, एडिशनल में जाओगे जब तो सॉल्व कर लेना। लेकिन तुम इतना याद रखना कि भैया इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई आवेश नहीं होता है। यदि मुझे एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आवेश का स्थानांतरित करना है, आवेश को स्थानांतरित करना है, तो क्या करेंगे? मिनिमम कर सकते हैं तो एक वस्तु, एक आवेश, एक इलेक्ट्रॉन कह दो भैया। चलो, मैंने बनाया एक गोला, दूसरा गोला, और इस गोले से इस गोले पर हम, ये गोला ए है, ये गोला बी है, इस गोले से इस गोले पर हम एक इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हैं, 10.5 इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हैं और 100 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करा रहे हैं। मतलब एक दूसरे, एक गोला नंबर ए से गोला नंबर बी पर हम स्थानांतरित कर रहे हैं। 3 सिचुएशन है, 3 दशाएं हैं हमारे सामने। पहले में एक इलेक्ट्रॉन ले गया, देखना बच्चा, पहले मैं एक इलेक्ट्रॉन, एक आवेश लेके गया, फिर दूसरी बार 10.5 इलेक्ट्रॉन को लेके गया, फिर तीसरी बार मैंने 100 इलेक्ट्रॉन लेके गया। इन तीनों स्टेटमेंट में एक गलत है। कौन सा वो गलत है मुझे कमेंट करके बताना है, आपको करना पड़ेगा बच्चा। अभी बताया है, आवेश एक इलेक्ट्रॉन से छोटा नहीं हो सकता है, मतलब क्वांटम आवेश से कोई छोटा आवेश नहीं है। और मैंने ये भी बताया, ये क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स होते हैं, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, इनकी वैल्यू बदलती रहती है, तो इनको हम नहीं लेते हैं। तो देखो, ये तो बच्चा सही है, एक इलेक्ट्रॉन तो करा ही सकते हो, 100 इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर करा सकती हो। इसमें अगर आओगे तो इसी में घपला है, और तुम समझ गए होगे देख के ही, सर 10 इलेक्ट्रॉन तो हम ट्रांसफर करा लेंगे, 0.5 इलेक्ट्रॉन कैसे कराएंगे? 0.5 का मतलब हाफ, आधा इलेक्ट्रॉन का काट काट के करोगे। मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊं कि मैंने एक लेबर कंपनी खोली है, जिस पे हम सभी को घर बनाने के लिए लेबर्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास 100 लेबर्स हैं। तुम आओ, कहो सर 10.5 लेबर मुझे दे दो, क्या मैं दे पाऊंगा? नहीं मुन्ना, या तो 10 दूंगा या तो 11 दूंगा। क्या मैं आधे को काट के दे दूंगा? भाई अपर बॉडी तुम लेके जाओ, लोअर बॉडी में रखा रहूंगा, तो मर जाएगा यार। और मैं ये एजुकेशनल पर्पज से बोला हूं इसमें वीडियो में, समझ लेना इस चीज को, नहीं यूट्यूब वाला गाइडलाइन मार दो यार, ठीक है? तो ये गलत है। इसी बेसिस पर, इसी बिहाफ पर जो आवेश को डिफाइन किया गया, क्या डिफाइन किया गया?
Q इज इक्वल टू एनी। एन क्या है? इंटीजर है। यार देखो इसका हिंदी तुम देख लेना भाई, ये मेरे को हिंदी इसकी याद नहीं है। इंटीजर जो भी संख्या है समझ लेना। इंटीजर को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे को याद नहीं है फिलहाल के लिए, मैं आगे टर्म पे बता दूंगा। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इंटीजर का मतलब होता है एन का जो वैल्यू होगा प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 से प्लस माइनस इन्फिनिटी तक रखा जाएगा। कभी भी फ्रैक्शन मतलब दशमलव में वैल्यू नहीं आएगी। समझ गए इस चीज को? ये आपका आवेश डिफाइन किया जाता है इस तरह से, किसी भी वस्तु पर कितना आवेश होगा, Q इज इक्वल टू NE, इतना आवेश होगा। अगर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन होता है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मतलब कोई वस्तु है, इस पर कितना है, 1 कूलाम का आवेश है, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखी होगी, तो 1 कूलाम हुआ होगा। तो चलो देखो, सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका यह है, जो क्वेश्चन में दिया गया है वो लिख लो। क्या दिया है? Q इज इक्वल टू 1 कूलॉम, और E पता होना चाहिए, नहीं पता है तो लिख लो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। N निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, यही बताया था, Q इज इक्वल टू NE, तो N इज इक्वल टू Q बाई E। Q का वैल्यू कितना है, 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 नीचे है, ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा। और इधर आओ, लिखो, क्या लिखोगे, n इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 प्लस का 19, और इसको कैंसिल करोगे तो 0.625 इंटू 10 प्लस का 19। और भैया देखो तुम, n का जो वैल्यू आएगा 6.25 इंटू 10⁻18, देखना 10⁻18 मतलब 18, 6.25 गुणे 10 की घाते 18, इतने आवेश होंगे, इतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं ऐसा तिरछा बना दे रहा हूं। 1 कूलाम आवेश अगर किसी वस्तु पर है तो उसके पास 6.25 गुणे 10 की घाते 18 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो यहां तक यदि वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चा लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, और सब्सक्राइब भी कर लेना, और प्यारा सा एक कमेंट लिख के जाना। कोई प्रॉब्लम हो बच्चा, देखो मैंने पहले भी बता दिया था स्टार्टिंग में भी कि इंग्लिश मीडियम पढ़ाते रहे हैं, अभी तक हिंदी मीडियम पढ़ा रहे हैं। आप सभी के प्यार की वजह से, आप सभी की मोहब्बत की वजह से, और प्रयास ये है कि बहुत अच्छा कंटेंट आपको दिया जाए, और आपके संजय सर और हम दोनों लोग मिलकर बहुत ही बेहतरीन कंटेंट देने का काम करेंगे। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मिलता है, हम वो अपने गांव के बच्चे, अपने देहात, अपने रूरल एरियाज़ के बच्चों को वो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।